यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। खबरों की शुरुआत करेंगे आज आपको अलर्ट करते हुए। जी अलर्ट उस खतरे से जो इन दिनों रामनगर टाइगर रिजर्व से बाहर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें डरा भी सकती हैं क्योंकि इनमें मौजूद हैं बाघ, बाघिन और उनका परिवार। बाघिन के पीछे चार बच्चे शायद अपनी मां के साथ जंगलों की सैर करने निकले हैं। रात के अंधियारे में बाघिन और उसके बच्चों की ये तस्वीरें आपको डरा भी सकती हैं। बाघों की आंखों की चमक आपको अपना टीवी स्क्रीन छोड़ने नहीं देंगी, क्योंकि शायद ही इससे पहले आपने ऐसा नजारा देखा हो। रात के अंधेरे में देखिए कैसे बाघिन के ये बच्चे लुत्फ उठा रहे हैं। जंगल का ये नजारा देखकर कहीं आप कांप रहे हो तो ये बच्चे अपनी मां के साथ खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। गुर्राती हुई ये बाघिन भी अपने बच्चों की सुरक्षा में तैनात है। चारों तरफ देख रही, चप्पे चप्पे पर नजर रख रही। बीच सड़क पर आते ही 1 से 3 हो गए बाघों की संख्या आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इस सड़क पर आम लोगों का भी आना जाना है। जाहिर है कि आप भी सकते में आ जाएंगे अगर आपने भी इसी सड़क से निकलने का प्लान बनाया है। इन तीनों बाघों में से एक बाघ की नजर शायद कैमरे पर भी पड़ गई। देखिए कैसे ये बाघ कैमरे को घूरता नजर आ रहा है। गनीमत समझिए कि कैमरे वाले को बाघ ने बख्श दिया, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता था। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों का जमकर दीदार हो रहा है। यहाँ पर कई बाघिनें अपने शावकों के साथ नजर आ रही हैं। कॉर्बेट प्रशासन के लिए शावकों के साथ दिख रही इन बाघिनों ने चिंता भी बढ़ा दी है, जिससे यहाँ पर इनकी सुरक्षा की चिंता है। वहीं शावकों के साथ बाघिन उनकी सुरक्षा के लिए हिंसक भी हो जाती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए कॉर्बेट प्रशासन इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, जिससे ये आबादी और पर्यटकों से दूर रहे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलग अलग लोकेशंस पे जो टाइग्रेस हैं वो अपने कब्ज के साथ अवेलेबल हैं। इस तरह का डेटा हम अलग से ऐसा नहीं रखते, परंतु जहाँ जहाँ पर टाइग्रेस अपने कब्ज के साथ दिखाई देती है उन स्थानों को हम स्पेशल मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि वो अपने कब्ज के साथ किसी हैबिटेशन के आसपास ना आ जाए, या फिर यदि कोई टूरिज्म जोन में ऐसी कोई टाइग्रेस मूव कर रही है तो टूरिस्ट के साथ उसका डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। टाइगर रिजर्व प्रशासन अलर्ट है और आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो अपने चारों ओर पैनी नजर रखना न भूलें। दानिश, एबीपी गंगा, रामनगर। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक गुलदार दाखिल हो गया। एक मंदिर में गुलदार के दिखने की सूचना लोगों ने राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को दी, जिसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने सुरक्षित तरीके से गुलदार को रेस्क्यू कर लिया और बाद में उसे चिड़ियाघर रेस्क्यू कर दिया गया। चमोली जिले में नीति घाटी इन दिनों जहां बर्फ से लबालब दिखाई दे रही है, तो वहीं यहां बढ़ती ठंड के चलते पूरी की पूरी घाटी और यहां गिरती एक एक पानी की बूंद पूरी तरह से जम चुकी है। पानी कांच के आकार का बनकर पहाड़ बन गया, तो वहीं यहां बहते नाले पूरी तरह से पहाड़ का आकार ले चुके हैं। दिन प्रतिदिन यहां तापमान -5 से -15 तक लुढ़क रहा है। वहीं बढ़ती ठंड के साथ पहाड़ी से बहने वाले नाले अब पूरी तरह से जम चुके हैं। तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीति घाटी में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि यहां पर पानी की एक एक बूंद सूख चुकी है। नदी हो, नाले हो, सब कुछ जम चुका है, बर्फ में तब्दील हो चुका है।
और उत्तराखंड दौरे पर हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र दिया। पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आए हुए हैं और मिशन 2022 को साधने के लिए लगातार वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही हैं, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हैं और सभी को जीत का मंत्र दे रही हैं। इसके साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ भी वर्चुअल वार्ता यानी वर्चुअल मीटिंग जेपी नड्डा ने की है। तो उत्तराखंड दौरे पर हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2022 को साधने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ये जो दौरा है जेपी नड्डा का, ये काफी अहम समझा जा रहा है। और इस दौरे में जेपी नड्डा पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जितनी भी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बैठाने का भी पूरा यहां पर जोर आजमाइश उसके लिए की जा रही है। मुझे 4 दिन तक उत्तराखंड के संगठन के प्रवास का मुझे सौभाग्य मिला और इस बीच में मैं शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं और उनसे बातचीत भी करने का प्रयास कर रहा हूं और उनकी जानकारियां हासिल करके संगठन कैसे मजबूत हो सकता है इसकी हम चिंता करेंगे। और मैंने ये तय किया था कि मैं अपनी भारत भ्रमण की 120 दिन की यात्रा का प्रारंभ करूंगा तो देवभूमि उत्तराखंड से करूंगा और वह भी पवित्र नगरी हरिद्वार से गंगा के तट से शुरू करूंगा। और मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिला, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आरती करने का भी मौका मिला और उसके साथ साथ देवभूमि होने के नाते हमें साधु संतों का भी आशीर्वाद मिला और हम सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए आतुर हैं और बार बार भारत की जनता हमको आशीर्वाद देगी। अभी बिहार के चुनाव हुए और बिहार के चुनाव में हालांकि हम मिलजुल करके चुनाव लड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 67% बिहार में मिला तो वो कमल को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको परास्त करके आगे बढ़ेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, इसको हमको ध्यान रखना। आज भी करूंगी, जिंदगी भर करती रहूंगी। उनके सवाल हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ऐसे नसीब आएगा। हम लोग सपनों में भी नहीं सर हमने सोचा था और देखो आज ये मौका हमें मिला। तो हमारे अच्छे भाग थे जो हमारे बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगा सर। और उन्होंने ये कहा मिलजुल कर हम काम करें और भी हमारा उत्सव बढ़ाया उन्होंने। लोग बहुत उत्साहित हुए और इसके लिए हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम सब एक बार बैठने के लिए, बात करने के लिए तरसते हैं और हमने उतनी काफ़ी देर तक उनसे बात करी। अर्चना जी और सर हम तारीफ के शायद लायक भी हैं और उन्होंने हमें इस लायक समझा है, आगे रखा है, समझा है। जी सर। और सीधा रुख करेंगे देहरादून का। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज जो दिन भर मैराथन बैठकें चली हैं जेपी नड्डा की, उनमें सबसे ज्यादा खास क्या रहा है? आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी समस्या हैं जिन पर जेपी नड्डा ने काम किया है ताकि मिशन 2022 को साधने में कामयाबी हासिल हो सके? प्राची, देखिए जैसे देहरादून में उनका कल पहला दिन था, क्योंकि सबसे पहले तो वो हरिद्वार एक दिन का प्रवास पर रुके थे, लेकिन कल देहरादून में ऑफिशियली उनके दौरे का एक पहला दिन था और कल उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था कि मैं नहीं, हम की भावना से आप आगे बढ़िए। आज चूंकि वो देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही ऐसा संभव हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, मंडल भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी इकाई होती है, जो एक जिले में कई मंडल होते हैं और उनके अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में मंचासीन होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को, अपने छोटे पदाधिकारियों को, बूथ लेवल के लोगों को उनको एनर्जी देने का काम किया, उनको बूस्टअप करने का काम किया और उनको बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हर राज्य में सुनिश्चित होती जा रही है। तो इसी तरह से उत्तराखंड में भी पूरी लगन के साथ चुनाव में लगना है। आज उन्होंने
अंबेडकर मंडल की एक समीक्षा की, छोटे मंडल की समीक्षा की, उसके सब कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। अभी जो शाम के समय उनकी एक बैठक थी, जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो उनके साथ भी करीब पौना घंटा 45 मिनट उनके साथ रहे और उनसे बातचीत की, उनसे समझा और हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन मीडिया में, पार्टी को किस तरह से फायदा हो सकता है, लोगों को पार्टी से कैसे जोड़ा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने आज अपने मंथन में की। तो अब कुल मिलाकर यही है कि ये मिशन 2022 है और मिशन 2022 के तहत जो 120 दिन की देशाटन यात्रा जगत प्रकाश नड्डा की शुरू हुई, वो हरिद्वार हर की पौड़ी से, वो वहां संतोष से मिले और अब 4 दिन का प्रवास शुरुआत की है और यहाँ पर पूरा जो फोकस है वो मिशन 2022 को साधने पर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा दिवस पर राजधानी देहरादून के होमगार्ड्स निदेशालय परिसर में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। व्यस्तता के कारण सीएम परेड में नहीं पहुंच सके। मंत्री सुबोध उनियाल ने परेड की सलामी लेते हुए अच्छा काम करने वाले व उत्कृष्ट होमगार्ड्स को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 बड़ी घोषणाएं भी की। नागरिक सुरक्षा संगठन का बचाव एवं प्राथमिक देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA में होने वाली पासिंग आउट परेड के मद्देनजर इलाके में रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। 12 दिसंबर को होने वाली परेड के कार्यक्रम अभी से शुरू हो गए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार भारी वाहनों की आवाजाही के लिए भी प्लान बनाया गया है। DIG ने जानकारी देते हुए बताया कि IMA में होने वाली POP बेहद खास होती है। IMA की जो परेड है बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हर तरह की थ्रेट के हिसाब से भी रहता है। पब्लिक को जो तमाम ट्रैफिक के हम लोग प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं उस हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंस है इसका। उस हिसाब से SP सिटी है, इनको भी बताया गया है, SP ट्रैफिक को भी बताया गया है कि जो थ्रेट है उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी है, जो सत्यापन की कार्रवाई है, जो सेकंड चेकिंग की कार्रवाई है, जो कॉम्बिंग होना है, उसको लगातार करते रहेंगे। और लेकिन साथ ही साथ जो ट्रैफिक का प्लान है उस तरह से चेकआउट किया गया है कि जो पब्लिक है उसको कम से कम दिक्कतें हों। और उसमें SP सिटी, SP ट्रैफिक और जो सर्कल ऑफिसर से सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि परेड भी बेहतर तरीके से होगी और साथ ही साथ जो पब्लिक है उसको भी कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में नानकमत्ता पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नानकमत्ता पुलिस ने गजरौला यूपी के मां गायत्री मैनेजमेंट स्कूल के निदेशक और बिचौलिए को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जांच में अन्य दोषी पाए जाने वाले लोगों पर भी जल्द कार्रवाई की पुलिस ने बात कही है। उधम सिंह नगर जनपद और हरिद्वार में हाईकोर्ट के निर्देश पर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें अब तक पुलिस द्वारा यूपी और उत्तराखंड के कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में गजरौला में स्थित मां गायत्री मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ऊपर छात्रों के संबंध में छात्रवृत्ति जारी हुई थी, उसके संबंध में धोखाधड़ी का मुकदमा SIT के माध्यम से पंजीकृत हुआ था और उसमें हमारी टीम परसों गजरौला गई थी और वहाँ पूछताछ और जानकारी करने के बाद वहाँ से गजरौला इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे विवेक कुमार और जो छात्रों को जो बिचौलिया बन के जो छात्रों के प्रपत्र लेना और चेक ले जाना इस टाइप का काम जो करते थे वो आशीष इनको गिरफ्तार किया गया और आज इन्हें न्यायालय में पेश किया गया। रुद्रप्रयाग जिले की चारों तहसीलों में तहसीलदार नहीं बल्कि बसूकेदार और ऊखीमठ में उप जिलाधिकारी भी नहीं। तहसीलों में तहसीलदार और SDM के ना होने से बेरोजगार परेशान हैं। रुद्रप्रयाग जिले की 4 तहसीलों में 2000 से अधिक प्रमाण पत्र बिना हस्ताक्षर के पड़े हैं। रुद्रप्रयाग जनपद की चारों तहसीलों में तहसीलदार का पद रिक्त होने की वजह से तमाम दिक्कतें हो रही हैं। अगर रुद्रप्रयाग जिले के तहसीलों की बात करें तो चारों तहसीलों में जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बैठते हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि जो तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे SDM हो, तो इन लोगों के द्वारा ही तहसील स्तर पर सारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और मैं कहूँ तो चाहे वो कोई भी प्रमाण पत्र हो, चाहे अस्थायी निवास हो, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, इस समय आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, अपने कागज प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर बर भटक रहे हैं। जिले की समस्या है, आप कुछ ठीक बोल रहे हैं। इसके लिए हमने शासन में ऑलरेडी सूचना भेज रखी है। तहसीलदार और SDM की तैनाती शासन के माध्यम से की जाती है। हम लगातार संपर्क में हैं, हम लगातार सूचना भेज रहे हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिले में
एसडीएम्स की और तहसीलदारों की तैनाती जल्दी से जल्दी हो पाए। वहीं टिहरी जिले में परिवहन विभाग की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ रही है। ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हाईवे चौड़ीकरण का निर्माण कार्य को कराने वाली संस्था की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। निर्माण कार्य में लगे ट्रक, डंपर और अन्य वाहन बिना नंबर प्लेट वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो दुर्घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। सब पे नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। हमने कार्रवाई भी इस पर की है, बल्कि नागरिक खाड़ी ने ऊपर आप जाएंगे जब कांडी खाल की तरफ, वहाँ भी कुछ ऐसे केस हमें मिले थे। मैं गया था एक दिन नगुड़ तक और हमने कार्रवाई की 7-8 गाड़ियों पे। बाद में इनको हमने मौखिक भी बताया और नोटिस भी दिया था। और ये है कि अगर वो नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हमने कहा कि ये लगाना अनिवार्य है, नहीं तो इसके विरुद्ध हम सब अभियान चलाएंगे। रुड़की सिविल अस्पताल परिसर में बने लाखों की लागत से रैन बसेरे का मरीजों के तीमारदारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि एक निजी संस्था द्वारा इस रैन बसेरे का निर्माण करवाया गया था, जिससे मरीजों के साथ अस्पताल में उन्हें रात में ठहरने की व्यवस्था हो, लेकिन अस्पताल ने वहां कोविड जांच के लिए फॉर्म भरने के लिए सेंटर बना दिया है। रैन बसेरा रोटरी क्लब के द्वारा बनाया गया था और पिछले अभी 2 महीने पूर्व उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने उनका जो इनके एक एम्प्लॉय जिनको उन्होंने केयर टेकर की तरह रख रखा था, उसको भी उन्होंने वहां से हटा दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से सबसे बना है। कोई भी मरीज का तीमारदार यहाँ रहने को तैयार नहीं होता है। बहुत कम होते हैं कि जो आते हैं 1-2 लेने। और जो हमारी ये आइसोलेशन क्लिनिक चल रही है, फ्लू क्लिनिक हमारी, वो सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक है। इसके बाद अगर किसी को रुकना है तो वो आराम से रुक सकता है, उसमें रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकासनगर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों ने डाकपत्थर चौकी में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि आरोपी घर से फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उसे बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी झाड़ फूंक का भी काम करता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है अब आपका। और अब बात कोरोना की, जिसका असर कुमाऊं के काशी में भी दिखाई देगा। जी हां, कोविड-19 के चलते ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की चमक इस बार फीकी हो गई है। कोरोना पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। चारों तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है। दुनिया को इंतजार है कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन का। तो वहीं इस बार बागेश्वर में कुमायूं के काशी पर भी कोरोना का साया पड़ चुका है। बागेश्वर में कुमायूं की काशी के नाम से विश्व विख्यात बाबा बागनाथ नगरी में इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला 2021 कोरोना काल की भेंट चढ़ चुका है। हर साल मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर सरयू संगम और ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में ये मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार साल 2021 जनवरी माह में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। न ही संगम तट पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लगने वाले राजनीतिक पंडाल सजेंगे। बस पिछले साल की तस्वीरों के जरिए याद किए जाएंगे पुराने पल। बागेश्वर शहर और कपकोट तहसील में लगने वाले धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यापारिक उत्तरायणी कौतिक मेले को कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है। जो उत्तरायणी मेला यहाँ का काफी पौराणिक मेला है और इसी की तैयारी शुरू करने के लिए हमने सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और मान्य जो व्यक्ति हैं उनको आज हमने बुलाया था और उसमें फिर इस बारे में चर्चा करी और चर्चा में फाइनल जो हमारा सबका कंसेंसस बना वो ये बना कि कोविड के खतरे को देखते हुए इस बार जो हम उत्तरायणी जो मेला सेलिब्रेट करेंगे, जो मनाएंगे, वो हम सिर्फ उसका धार्मिक स्वरूप उसका मेंटेन करेंगे और जिसके अंदर जो हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो भी आते हैं, स्नान करते हैं, फिर जनेऊ के जो कार्यक्रम होते हैं वो हम लोग एज इट इज यहाँ पे करवाएंगे। तय हुआ है कि इस बार मेला भव्य स्वरूप में नहीं मनाया जाएगा। मेले में केवल धार्मिक अनुष्ठान, सरयू स्नान और जनेऊ संस्कार हो सकेंगे। सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। नुमाइश खेत मैदान में विकास प्रदर्शनी, स्टॉल भी नहीं लग सकेंगे। मेले के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
भाई जितना भी धार्मिक प्रयोजन से रिलेटेड कार्यक्रम हो हम करेंगे और बाकी कोविड की जो गाइडलाइन है सरकार की हम उसको फॉलो करेंगे। उसके अनुसार जो भी व्यवस्था होगी वो जो भी कार्यक्रम होंगे हम उसको करेंगे। लेकिन इसका अंतिम निर्णय जैसा भी आप आज मीटिंग में हुआ है तो जैसा भी प्रशासन का निर्देश मिलता है जो भी निर्णय होके आता है उसके अनुसार नगर पालिका भी कार्य करेगी। कोरोना से बचना है तो जरूरी है कि सरकार के बनाए गए नियमों का पालन जरूर किया जाए, क्योंकि कोरोना की हर लहर खतरनाक रूप अख्तियार करती जा रही है। हिमांशु, एबीपी गंगा, बागेश्वर।